दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में आप ही के द्वारा पूछे गए सवाल को उठाया है और ये मैंने 10 कमेंट अपने वीडियो से निकाली हैं जिसमें आपने अपने अपने कोई डाउट पूछे हैं और मैं आपको एक एक करके ये शेयर करने वाला हूँ। कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवाल आप तक क्लियर हो पाएँ और साथ ही हो सकता है कि इससे रिलेटेड आपका भी डाउट हो जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ये अगर आपका नहीं भी है तो आप अपना डाउट कमेंट में टाइप कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम आगे नेक्स्ट का भी वीडियो बनाएंगे सवाल को लेकर, तो उसमें आपकी कमेंट ले लेंगे। और यहाँ पे हम पहला सवाल अगर जो लेते हैं वो है हमारे सिविल इंजीनियर धर्मेंद्र यादव जी का, जिनका कहना ये है, सर क्या हम छज्जा बिल्डिंग के चारों तरफ निकाल सकते हैं क्या, और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। देखो होता क्या है ना, मतलब जहां तक मैं इनके सवाल से समझाऊं, उनका कहने का मतलब है जैसे हमने कोई स्लैब को बनाया और हम औरों चारों तरफ अगर छज्जा निकालते हैं तो उसमें एक चीज ये है, अगर आपकी और साइड पहली चीज तो ये कि आपको घर का ऑफ साइड लेके चलना पड़ेगा। ऑफ साइड में क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपका 20 फीट बाय 50 फीट का कोई प्लॉट है, तो आपको 2 फीट या 3 फीट का ऑफ साइड छोड़ना पड़ेगा चारों साइड। फिर चाहे आप छज्जा निकालना चाहे निकाल सकते हैं। और अगर आप पूरे ही एरिया में घर बना रहे हैं उसमें ऑफ साइड आपने नहीं छोड़ा है तो आपके नियरेस्ट जो जिसका प्लॉट है या जगह है वो अपनी जगह में क्यों छज्जा आपको निकालने की सलाह देगा या वो अनुमति देगा। तो इसलिए चारों तरफ छज्जा निकालने के लिए मैं आपको नहीं बोलूंगा। अगर आपने ऑफ साइड दिया है, आई थिंक मुझे लगता है आप ऑफ साइड तो समझ गए हैं, तो ठीक है निकाल सकते हैं, वरना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि बाद में आपको तोड़ना पड़ सकता है। और कोई एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात नहीं है इसमें। और साथ ही आपका जो ठेकेदार है वो छज्जा जितना ज़्यादा निकलेगा उसकी मेजरमेंट करेगा वो, और उसके बाद आपको उसके हिसाब से पैसा उसको पे करना पड़ेगा। मैंने एक छज्जे से रिलेटेड एक वीडियो डाली भी थी जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगी, वहाँ आके आप देख लेना। उसमें मैंने कुछ डीप बातें बताई हैं आपको जिससे आपके लिए काफ़ी हेल्प करेंगी। अभी हम नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो जल्द से जल्द लेते हैं। वो सवाल ये है कि जो एक यूज़र में शायद हो सकता है इनका नाम इसी तरीके से लिखा हुआ है, यूज़र नाम से ही नाम है, तो उन्होंने बोला है, सर 14 बाय 14 के रूम में 4 जंक्शन बॉक्स लगा सकते हैं क्या, बताइए। जंक्शन बॉक्स मतलब ये कह लीजिए कि जब हम कोई स्लैब में कंडक्टिंग पाइप देते हैं, यानी आप देखते हैं स्लैब डलने से पहले हम कंसील लाइट देते हैं, पाइप निकालते हैं स्लैब में, ताकि जो हम बाद में वायरिंग है वो इजीली अंडरग्राउंड कर पाए। तो यहाँ पे क्या होता है, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि कंसील लाइट का उपयोग ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। अब कंसील लाइट में होता क्या है, जैसे मान लीजिए जब इन्होंने साइज बताया 14 बाय 14 का, आप जब कंसील लाइट देते हैं तो उसमें पाइप भी हमारे ज़्यादा देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, क्योंकि पाइप अगर ज़्यादा होते हैं तो वो कंक्रीट के अंदर उतनी अच्छी पकड़ नहीं बना पाते, जिसमें जो हमारा एक सरिया बना पाता है, और उसकी वजह से पाइप के सहारे हमें क्रैक्स देखने को अक्सर मिलती हैं। और साथ ही मैं आपको यही बोलूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके कंडक्टिंग पाइप का इस्तेमाल कम करें। अगर आप कंसील लाइट देते हैं तो कंडक्टिंग पाइप भी आपको ज़्यादा ही देने पड़ेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करें। ठीक है, आई थिंक आपको इसका जवाब मिल गया होगा। अभी एक सवाल जो दूसरा आने वाला है वो है मिस्टर MRVD, जो भी इनका यूज़र नेम रहा होगा उसके नाम से है, और इनका कहना यह है कि पूरी छत में हिडन बीम दिए हुए हैं तो क्या उस पर फर्स्ट फ्लोर बना सकते हैं क्या। अब आपने एक चीज देखी होगी, मेरी भी काफी सारी वीडियो में देखा होगा कि मैंने हिडन बीम के बारे में आपको काफी अच्छे से समझाया है, एक वीडियो नहीं कई सारी वीडियो बना के, जिससे आप उसको अच्छे से समझ पाए। हिडन बीम क्या होता है, जब हम स्लैब में बीम स्लैब कास्टिंग कर रहे होते हैं, सरिया देते हुए उसमें, तो हम एक ऐसा बीम देते हैं जिसको कुछ लोग हिडन बीम, जो कि टेक्निकल वर्ड टर्म है, कुछ लोग उसको चोर बीम या हाजबी बीम बोलते हैं। ये बीम हमारी कास्टिंग हो जाने के बाद नीचे से दिखाई नहीं देता है, ना ही ऊपर से। आप देखते हैं कि वो आपको जैसे आप लटक बीम आपको दिखता है बिल्डिंग में, वो उस तरीके से नहीं रहता, वो अंदर ही अंदर रहता है। अब होता क्या है ना कि जब आप उस बीम को देते हैं तो आप मान लीजिए कि एक सपोर्ट दे रहे हैं। आप मान लीजिए कोई रूम आपने दिया, कोई बड़ा रूम हो रहा है, या आपने कोई बालकनी दी, उसमें थोड़ा सा आपका स्पैन बढ़ रहा है, या एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आप बीम नहीं देना चाहते, नीचे से आप नहीं चाहते कि नीचे से बीम दिखाई दे, बट आप एक सपोर्ट के तौर पे देना चाहते हो, तो वहाँ पे हिडन बीम दिया जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हिडन बीम उस तरीके से सपोर्ट नहीं करता है जिस तरीके से लटक बीम करता है। तो ये एक थोड़ा सपोर्ट देना है या थोड़े बहुत सपोर्ट की जरूरत है, तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं। तो वहां पे मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप हिडन बीम देके पूरे घर में उसके ऊपर एक नेक्स्ट फ्लोर बना लें। रीजन ये होता है कि जब हिडन बीम देते हैं तो आपको प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप उसके ऊपर दूसरा मंजिल बनाते हैं तो आपको पता नहीं चलता कहाँ कहाँ बीम दिया है
और अगर आप मान लीजिए असार टू असार चेंज करते हैं, असार टू असार का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई आपका नीचे हॉल है और आप उसके ऊपर उस हॉल के सेंटर में कोई वॉल निकाल रहे हैं 9 इंच की, तो स्लैब पे डायरेक्ट लोड आता है। तो इसलिए जब आप कोई भी 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल मकान बनाते हैं तो स्लैब में बीम आप जरूर दीजिए, लटक बीम, जिससे आपका दीवारों का लोड जो है वो बीम के सहारे थ्रू आउट हो जाए और ट्रांसफर हो जाए। तो आई थिंक आपको इसका जवाब मिल गया होगा। जो अगर आपके भी माइंड में डाउट चल रहा होगा तो क्लियर हो गया होगा। साथ ही अभी हम अगर दूसरी बात करें, सेम उसी से मिलता जुलता एक सवाल आया है, ये भी इन्हीं का ही है। तो उसमें यह है कि सर हिडन बीम में दीवार 10 फीट तक बना सकते हैं क्या? हिडन बीम के जैसे मैंने अभी बोला, हिडन बीम के ऊपर आपको दीवार नहीं बनानी है, ठीक है। वो दीवार अगर आप बनाते हैं तो वो कोई सपोर्ट करने योग्य नहीं होता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम अगर आगे बढ़ें तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो हम टाइल्स लगाते हैं तो उसमें टाइल्स हमारी काफ़ी पुरानी हो जाती है, फिर उसके ऊपर हम दूसरी टाइल्स लगाते हैं तो, या फिर उस दीवार पर लगाते हैं तो तोड़नी पड़ती है या फर्श पर तोड़ना पड़ता है। तो एक है हमारे जिन्हों का ये इनका सवाल है, उनका कहना है, उनका यूजर नेम है स्मार्ट वर्क। इनका कहना है कि सर ओल्ड टाइल्स को रूफ करके उसके ऊपर नई टाइल्स लगा सकते हैं क्या? रूफ नहीं मतलब रफ, सॉरी, पुरानी टाइल्स को रफ करके उसके ऊपर नई टाइल लगा सकते हैं क्या? तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा, मार्केट में बहुत सारे केमिकल्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आप बिना टाइल्स को तोड़े भी टाइल्स उसके ऊपर एक नई टाइल्स लगा सकते हैं। अगर मुझे जहाँ तक नाम याद आ रहा है तो आप एक अल्ट्राटेक का वाईटी एंटी या एक्स्ट्रा प्लस, सॉरी एक्स्ट्रा प्लस आता है, वो आप ले सकते हैं या उसकी तरफ जा सकते हैं, या उसी की तरह मिलता जुलता कोई केमिकल्स आप देख सकते हैं। जैसे कि कंपनी सजेस्ट करूँ तो आप पेडीलाइट में देख सकते हैं, या फिर अल्ट्राटेक में देख सकते हैं, या फिर आप मैं अगर बोलूँ दूसरा लेटेग्रेट में बोल सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा मैंने भी यूज़ नहीं किए हैं क्योंकि मुझे इनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा लगा है। तो आप देख सकते हैं बिना तोड़े भी, टाइल्स तोड़ने की जरूरत इतनी है नहीं। और अगर हम बात करें तो एक सवाल मेरे से ये पूछा गया है जिसमें ये पूछा है कि सर छत में पीपीसी सीमेंट अच्छा है या ओपीसी सीमेंट अच्छा है, बताइए। तो यहाँ पे पीपीसी सीमेंट और ओपीसी सीमेंट की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली दोनों ही अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन अगर आप रेजिडेंशियल मकान बना रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसमें ओपीसी की जगह पीपीसी यूज करें। इसके अलग फायदे ये हैं कि एक तो वर्केबल ज़्यादा होता है, आपकी सेटिंग भी स्लो स्लो होती है, अब तेज़ी से सेट होगा। क्योंकि जब हम कोई स्लैब कास्टिंग करते हैं, आज के मौसम की बात करूँ, जैसा अभी अप्रैल चल रहा है, मई जून आने वाला है, तो वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है और आपको उसमें श्रिंकेज क्रैक देखने को मिलती हैं। या फिर आप एक मकान बना रहे हो उसमें ओपीसी सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जो लेबर होती है साइट पे काम कर रही होती हैं, वो लोग उतनी तेज़ी से काम नहीं कर पाते जितना तेज़ी से ओपीसी सीमेंट सेट होता है। बाकी दोनों सीमेंट बेस्ट है, दोनों सीमेंट ठीक है, बट मैंने जिस पॉइंट पे बोला क्वालिटी वाइज दोनों ठीक है। शायद आपके लिए वर्केबल अगर है तो मैं कहूँगा पीपीसी की तरफ आप चाहिए, सस्ता भी है और आपको इजीली अवेलेबल भी हो जाएगा। ये तो पॉइंट मैं भूल ही गया आपको बताना। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो एक शुभम शर्मा जी हैं, उनका सवाल ये है, सेकंड फ्लोर की छत की हाइट कितनी होनी चाहिए फॉर होम? जैसे कि मान लीजिए अगर मैं स्लैब की हाइट बात कर लेते हैं, अभी हम क्लियर टू क्लियर हाइट बात करते हैं। मान लीजिए आप एक मकान को बना रहे हैं तो उसकी जो स्लैब की हाइट आप देंगे वो हाइट कितनी देनी है? तो नॉर्मली जैसे मान लीजिए आपने कोई मकान बनाया, उसकी जो फर्स्ट फ्लोर की हाइट होती है यानी कि ग्राउंड फ्लोर जो होता है हमारा, उसकी हाइट नॉर्मली 11 से 12 फीट रखते हैं, मैक्सिमम 11 फीट तक मैं सजेस्ट करूंगा, लेकिन लोग 12 फीट तक भी जाते हैं। तो आप 11 फीट सजेस्ट करना मेरे लिए ठीक है। इससे क्या है, जब आप ज़्यादा हाइट रखते हैं तो आपकी दीवारें की हाइट बढ़ती है, उसमें ब्रिक ज़्यादा लगती है, यानी कि कॉस्ट आपकी बढ़ती है। लेकिन जब हम फर्स्ट फ्लोर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि आप 10 फीट ही अगर आप रख के काम कर सकते हैं तो ठीक है, 10 फीट भी काफ़ी होता है। उसमें आपका 1-1.5 फीट जो होता है फॉल सीलिंग आ जाती है और आपका जो फैन होता है वो भी हाथ में टच नहीं होता है। तो ठीक है, 10 फीट तक या 10.5 फीट तक इतना काफ़ी है। स्टैंडर्ड हाइट भी 10 फीट होती है। अभी हम नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करें तो मिस्टर परवेश कुमार साहू जी का है, जिन्होंने पूछा है कि फाउंडेशन में ब्रिक यूज़ कर सकते हैं क्या? अब ये सवाल है ना, मैं आपको बताता हूँ, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो डाली थी जहाँ पे उसमें एक साइट पे करा गया था कि नीचे जो भी हमारे कॉलम है उन कॉलम की शटरिंग ना कर ब्रिक की एक उस पर लेयर बनाई गई और उसके बाद कॉलम को कास्ट किया गया, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कॉलम को फाउंडेशन से लेके आ रहे हैं तो उसमें ब्रिक का सपोर्ट करके उसको कास्ट करें, उससे कोई फ़ायदा आपका है नहीं। सिंपल सा आप शटरिंग यूज़ करिए, चाहे स्टील की यूज़ करिए या आप प्लाई की शटरिंग यूज़ करिए, बट आप उसमें सिंपल सा शटरिंग यूज़ करेंगे तो आप शटरिंग कॉस्ट आपकी बढ़ेगी, ना कि आप में मटेरियल। आप में जब आप ब्रिक यूज़ करते हैं तो उसमें आपका मटेरियल कॉस्ट बढ़ती है,
उसमें आपका लेबर कॉस्ट बढ़ती है और ओवरऑल कॉस्ट भी आपकी बढ़ती है, तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। तो फाउंडेशन में मैं आपको बोलूँगा कि ब्रिक आप यूज़ ना करें, खासकर कॉलम की शटरिंग करने के लिए। बाकी जो प्लेन बीम के नीचे ब्रिक दी जाती है वो आप बिल्कुल दे सकते हैं। अभी एक सवाल हम बात करेंगे, रंजीत सिंह जी का ये सवाल है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि बिना पार्टीशन के टैंक बनाना या ठीक रहता है क्या? जब हम कोई सेफ्टी टैंक देते हैं तो उसमें हम बीच में पार्टीशन वॉल देते हैं, और उसके पीछे रीज़न ये होता है कि हम उसमें जो स्लज होता है या उसका जो पानी रहता है, वेस्टेज है, तो उसको हम वाइफरकेशन कर पाएँ ईजिली। जो लोड आता है, मान लीजिए आपने कोई टैंक बनाया, उसमें जब पानी भरते हैं तो पानी का प्रेशर रहता है, वो पानी का प्रेशर डिवाइड हो जाए, डायरेक्टली आपकी वॉल जो है उस पर ज़्यादा अफेक्ट ना करे, इसलिए दीवारों को देना ज़रूरी होता है, पार्टीशन वॉल जो रहते हैं। और वो किस तरीके से देते हैं उसके ऊपर भी हमने काफ़ी सारी वीडियो बनाई है, तो आपको आई बटन में ये वीडियो भी मैं ऐड कर दूंगा, जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो सेफ्टी टैंक की वीडियो आप ज़रूर देखें। अब एक सवाल ये है मिस्टर निकिता गिरी जी का, सॉरी मिस नितिका गिरी जी का, जिसमें बोला है कि टाइल्स लगाने के बाद टाइल्स पे पानी डालने पर पानी टाइल्स के अंदर चला जाता है, और कितने दिनों तक टाइल्स पे पानी नहीं डालना चाहिए। मतलब ये है कि टाइल्स लगाते हैं तो टाइल्स लगाने में जब हम पानी डालते हैं तो उसमें कितने दिन के बाद पानी चला जाता है, और हमें कितने दिन बाद पानी डालना चाहिए। शायद इनका सवाल कुछ इस तरीके से जैसा उन्होंने पूछा है। बट मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि जब आप कोई फ्लोर में टाइल्स लगा रहे हैं या वॉल पे टाइल्स लगा रहे हैं, तो आप ग्रुप स्पेसर बार देके टाइल्स लगाइए उसमें, और उसके बाद उसमें एपॉक्सी यूज करिए, एपॉक्सी उसमें डालिए, जिससे आपके टाइल्स के जॉइंट्स जो है बहुत अच्छे से पैक हो जाएं, और पानी जो है वो इजीली अंदर नहीं जाएगा। गलती क्या होती है, जब आप टाइल्स देते हैं तो उसमें जो हमारा एक टाइल्स के बराबर दूसरी टाइल्स लगाई जाती है, तो बीच में गैप रहता है, और नॉर्मली क्या करते हैं कुछ लोग, उसको व्हाइट सीमेंट देके भरते हैं। लेकिन व्हाइट सीमेंट ना देकर आप उसमें 4 mm या 3 mm का स्पेसर बार दीजिए, उसमें एपॉक्सी लगाइए और टाइल को मजबूत करिए। ना ही पानी की दिक्कत, ना ही टाइल्स टूटने की दिक्कत, इतनी आसानी से टाइल्स भी यहाँ पे गैप नहीं रहता है। तो ये कुछ सवाल थे, और ये 10 सवाल ऐसे थे जो मैंने आपको कमेंट के माध्यम से समझाए हैं, और शायद मुझे लगता है कि आपका भी कोई इसमें से रिलेटेड डाउट रहा होगा, तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और अगर फिर भी अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानना चाहते हैं, या फिर आप कोई नया आपका कोई सवाल हो सकता है, तो आप कमेंट में टाइप करिए, इसी वीडियो के कमेंट में टाइप कर दीजिए। मैं उस पर आपको आने वाले कुछ समय में वीडियो बना दूंगा। कोशिश करूंगा कमेंट में रिप्लाई दे दूं, जैसे मैं देता भी हूँ। बट अगर मुझे लगता है कुछ यूनिक सवाल है तो मैं आगे वीडियो भी उसकी बनाऊंगा, जिससे और लोगों के भी डाउट हो क्लियर हो पाए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना, और कमेंट में आप बताना इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।